नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पेपर नंबर 2 गाला असाइनमेंट क्लास 12 कॉमर्स स्टेट, जिसमें बड़ा हम लोग ऑलरेडी सेक्शन सी पढ़ा रहे थे, जिसमें पेपर नंबर 1 का मैंने सेक्शन सी करवा दिया और मैंने एक्सप्लेन भी किया था, वहां पर समझाया भी था। आज के लेक्चर में बड़ा मैं आपको पेपर नंबर 2 का सेक्शन सी है बाबू। सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चंस में कराने वाला हूं बाबू। तो यहाँ पर 31 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर एंड 34 नंबर और 35 से वो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है बड़ा, स्टेट का जो पार्ट 1 है वो अलग वीडियो होगा और स्टेट का जो पार्ट 2 वो अलग वीडियो में होगा। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम टाइम पे तैयारी करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं इस तरीके से वीडियो को शूट कर रहा हूं। अगर आप सभी लोग एग्री हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, ठीक है। और हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे हमें ये पता चले कि कितने कितने बच्चे हमसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है बेटा, जीवन निर्वाह खर्च सूचकांक का अर्थ देकर के यानी इसकी रचना करते समय ध्यान में रखने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं। अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं और इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। एकदम डिटेल में इसका हिंदी बताएंगे और प्रॉपर वे में समझाएंगे बेटा, और याद भी करवा देंगे, इसकी गारंटी मेरी है बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका हिंदी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहां पर इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू, क्या लिखा हुआ है, जीवन निर्वाह लागत सूचकांक का अर्थ देकर उसकी रचना करते समय ध्यान में रखने योग्य मुद्दे बताइए। अब बड़ा इसका सबसे पहले हमको यहाँ पर ये पता करना है कि जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है। जीवन निर्वाह का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको ये समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले इसका अर्थ पढ़ेंगे। अर्थ क्या है, समाज के किसी एक निश्चित वर्ग, फिर से मेरे साथ बोलो, समाज के किसी एक निश्चित वर्ग, समाज के किसी एक निश्चित वर्ग के लोगों, निश्चित वर्ग के लोगों, निश्चित वर्ग के लोगों का किसी एक समय के जीवन निर्वाह लागत में। अब बड़ा जीवन निर्वाह का मतलब होता है, अगर जीवन जरूरी चीज वस्तुएं, तो बाबू जीवन जरूरी चीज वस्तु जो हमारी लाइफ को आगे तक ले जा सकता है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर, ऐसे कौन कौन सी चीज है जिनके कारण हमारे जीवन चल रहे हैं। तो पहला, इंसान को अगर भोजन न मिले तो उसका काम नहीं चलेगा। दूसरा, इंसान के पास भोजन तो है लेकिन वस्त्र ना हो तो वो बाहर प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरा भाई, ईंधन, भाई गाड़ी वगैरह भी तो होना चाहिए आने जाने के लिए। तीसरा, भाड़ा, रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये जितने भी वस्तु दिए बड़े, यानी 4 वस्तु दिए, ये 4 जीवन जरूरी यानी जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के अंदर आता है। अगर आपसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछे कि जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं, तो भोजन है, वस्त्र है, भाड़ा है, ईंधन है, ये 4 वस्तुएं जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के अंदर आती हैं। आगे, इसके लिए खर्च, आधार वर्ष समय, व्यय की तुलना में अनुपातिक प्रतिशतता होने वाले परिवर्तन को जीवन निर्वाह का लागत सूचकांक कहते हैं। तो ये थे इसका आंसर ब्रह्म। तो इसकी परिभाषा एक बार 2 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम इसके दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ध्यान में रखने वाले मुद्दे कौन कौन से। तो बड़ा मुद्दे को एक्सप्लेन नहीं करना। अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर मतलब सेक्शन डी में पूछता तो इसको हमें एक्सप्लेन भी करना पड़ता, बट 2 नंबर में पूछा है, इसलिए हम 2 नंबर के हिसाब से आपको इसका उत्तर बता रहे हैं। 1 नंबर का आपका हो जाएगा परिभाषा और 1 नंबर का हो जाएगा आपका मुद्दे। तो इसमें पहला मुद्दे लिखा है उद्देश्य, दूसरा लिखा है पारिवारिक बजट की जांच, और तीसरा लिखा है वस्तु या सेवाओं का चुनाव, और चौथा लिखा है वस्तु या सेवाओं के मूल्यों की प्राप्ति,
और पांचवा लिखा है आधार वर्ष का चुनाव, छठा लिखा औसत का चुनाव। यानी अब याद करने का तरीका एकदम बढ़िया, देखो वस्तु या सेवाओं का चुनाव, पॉइंट आगे पीछे का चलेगा, वस्तु या सेवाओं का चुनाव, वस्तु या सेवाओं की मूल्य की प्राप्ति, आधार वर्ष का चुनाव, औसत आय का चुनाव। तो ये 4 पॉइंट तो ऐसे ही आपको जेब में आपके है आंसर। और फिर उद्देश्य, फिर पारिवारिक बजट की जांच, हो गया ना याद। चलिए मेरे साथ बोलिए, पहले नंबर पे उद्देश्य, दूसरा पारिवारिक बजट की जांच, तीसरा नंबर वस्तु सेवाओं की चुनाव, वस्तु सेवाओं की मूल्य की प्राप्ति, फिर आधार वर्ष का चुनाव, फिर उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन, औसत का चुनाव। देख सकते हो भाई, इसका उत्तर मिल गया। तो इस तरीके से याद करोगे तो होगा ना भाई, याद ही नहीं करोगे तो कहां से याद होगा, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो कि हाँ सर आपका क्वेश्चन पढ़ाया हुआ तरीका समझ में आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है तो बेटा वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, दूसरा, नीचे विगत में सहसंबंधांक, सहसंबंधांक मतलब आर निकालना है, चैप्टर नंबर 2 का है, आर निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, n बराबर 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बराबर 60, x का विचरण y का विचरण, x का विचरण मतलब sx का स्क्वायर, y का विचरण मतलब sy का स्क्वायर। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं और सॉल्व करके कराता हूं। देखिए बेटा ये क्वेश्चन मई 21 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए n दिया है, x माइनस एक्स बार दिया, y माइनस वाई बार दिया, साइन sx स्क्वायर बेटा, ये क्या है sx स्क्वायर और ये क्या है sy स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो बेटा अब याद रखना इसका सूत्र, अगर आपको ये दिया हो ये दिया हो ये दिया तो सूत्र क्या बनेगा, r बराबर ये का वैसे वैसे लिखेंगे, फिर n, फिर लिखेंगे sx और इंटू sy लिखेंगे। अभी हमारे पास तो sx स्क्वायर दिया है, sy स्क्वायर दिया है, हमें sx और sy की जरूरत है। तो क्या करेंगे, sx स्क्वायर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे sx में। कैसे, तो ये बताओ 25 किसका वर्ग है, तो सर 25 5 का वर्ग है। चलिए फिर sy, तो यहां पर देखो 36 किसका वर्ग है, तो 36 यहां पर है किसका, 6 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा। बस अब आपको ये जो सूत्र बताया बेटा, इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आपके जेब में होगा। कैसे, x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार कितना दिया है 60, तो आपको यहां पर लिखना है 60। फिर n की वैल्यू कितना दिया है 10, और sx कितना दिया है 5, sy कितना दिया है 6, तो 60 का 60, और इन तीनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो 10 गुणे 5 गुणे 6 कितना होगा 300, और 60 में 300 का भाग देंगे कितना आएगा 0.2। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अभी लाइक करो, इसी वक्त करो, कि मुझे कैसे विश्वास होगा तुमने लाइक किया कि नहीं किया। तो बटन दबाओ, घंटी बजाओ, ठीक है, क्लियर। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूं ना भाई, और बहुत डिटेल में ला रहा हूं, और बहुत सारी चीजों को समझा भी रहा हूं। मैं फालतू वीडियो नहीं बनाता हूं भाई, एकदम डिटेल में जो दिया है सो दिया है वही पढ़ाता हूं, आलतू फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बेटा, यहाँ पर x बराबर 60, y बराबर 75, sx स्क्वायर कोमा को भी x y 5 और 3 अनुपात, तो x और y का नियत संबंध रेखा। बेटा अगर किसी भी सवाल के अंदर क्या पूछे, नियत संबंध रेखा, तो मुझे ये बताओ कौन से चैप्टर का ये, तो पार्ट 1 स्टेट चैप्टर नंबर 3। देखो मुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता, तो आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए आपको नहीं पता। मुझे कैसे पता चला, मैंने पढ़ते ही मन बता दिया चैप्टर नंबर 3 का है। तो आप लोग भी पढ़ा करो बड़ा, और ऐसे डायरेक्टली बोला करो हाँ सर ये तो इस चैप्टर का ये मुझे आता है। तो चलिए अब नियत संबंध रेखा का, चलिए अब तो इतना पता चल गया ना। एक काम करो, फॉर्मूला बता दो फिर इसी बहाने, नहीं आता ना, चलो मैं आपको सिखाता हूँ। बड़ा इसलिए कह रहा हूँ ना, एग्जाम आ रहा है, बड़ा पढ़ लो। इतने दिन से मैं आपको समझा रहा हूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं मैं क्यों पढ़ूंगा, अभी तो बहुत टाइम है ना बेटा, बहुत टाइम है। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं बेटा, टेंशन लेके पढ़ाई करने का नहीं, आराम से पढ़ो, होले होले पढ़ो। चलिए पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन, देखो यदि x बराबर 60, y बराबर 75, sx स्क्वायर को भी xy 5 अनुपात 3,
हो तो एक्स वाई की नियत संबंध रेखा प्राप्त करें तथा उस पर से x बराबर 65 वाई की मूल्य का आंकलन भी करना है। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन हिंदी में मैंने कर तो दिया, अब इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाया था कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज अनुपात में दिया हो, कोई भी चीज अगर आपको अनुपात में दिया हो तो उसको बटे में कन्वर्ट कर देने का। यानी पहले क्या आएगा, को बी बटे में एस एक्स स्क्वायर, तो बी का सूत्र बन गया बेटा। तो बस, तो यहाँ पर एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को, एस एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया है 5 और को बी की वैल्यू दिया है 3, तो यानी 3/5, इसका आंसर कितना आया 0.6 आ गया। फिर ए का सूत्र क्या होता है बाबू, बी निकालने के बाद तुरंत आपको क्या निकालना है, ए का सूत्र। तो ए का सूत्र क्या होता है, वाई बार बराबर बी एक्स बार, वाई बार बराबर बी एक्स बार। तो वाई की कीमत कितना दी है, वाई की कीमत दिया है 75, माइनस का माइनस, बी की कीमत दिया है 0.6 और एक्स बार की कीमत दिया है 60। 75 का 75, इन दोनों को हम गुणा करेंगे, गुणा करेंगे कितना आएगा 36। तो 75 में से 36 माइनस करो, ए बराबर कितना आ गया 39 आएगा। आई होप, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब फिर उस पर ए वाई के एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा निकालेंगे। तो वाई के का सूत्र क्या होता है, वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। तो ए की कीमत कितना दिया, ए की कीमत दिया 39 प्लस बी, और बी की कीमत कितना दिया 0.6 और एक्स का एक्स। अब यहाँ पर चेक करो, एक्स की कीमत दिया है, हाँ सर एक्स की कीमत आपको दिया हुआ है 65, तो जहां पर एक्स दिखेगा वहां पर क्या लिखेंगे हम 65। चलिए यहां पर लिखते बड़ा, तो वाई के बराबर ए की कीमत कितना दिया 39 प्लस बी की कीमत कितना दिया 0.6 और एक्स कितना माना हमने 39। तो पहले इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा 39, और 39 में 39 जोड़ोगे तो कितना आएगा वाई के बराबर 78। तो लास्ट में लिख देंगे एक्स बराबर 65 होने पर वाई का आंकलित मूल्य होगा 78 होगा। इस तरीके से बड़ा अगर आप आंसर को लिखते हो तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आइए आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है बड़ा, बस इसमें बेटा मेन चीज क्या है, सूत्र का खेल है बड़ा। अगर आपको यहाँ का फॉर्मूला क्लियर हो गया बड़ा, सूत्र याद हो गया, चैप्टर 3 का सूत्र अगर कंप्लीट आ गया बड़ा, तो मान के चलना बड़ा आपका सवाल आपके जेब में आपके आंसर होगा। बस डिपेंड यू कि एक काम करो, एक ही पेज पे सारे सूत्र लिख करके एक बार रिवीजन कर लो बड़ा फटाफट, क्योंकि अगर देखो अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप सारे सवाल कर पाओगे बेटा। ये सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बहुत इजी टॉपिक है। मैं ज्यादा इसलिए बेटा ज्यादा इस पे लाइटली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल बहुत इजी है। इसमें क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बस जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामयिक श्रेणी के महत्व बताना है। चलिए इस महत्व को क्वेश्चन भी हम लोग ढूंढते हैं। चलिए ये रहा क्वेश्चन, सामयिक श्रेणी के महत्व को समझाइए, और ये जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था बड़ा। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है कैसे करना है इस ध्यान से सीखूंगा। सबसे पहला महत्व क्या लिखा है, पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि भूतकाल की सूचना से श्रेणी के मूल्य में होते परिवर्तन को दिशा तथा प्रवाह को प्रतिकृति पैटर्न से जाना जा सकता है। यानी कि भूतकाल की सूचना जो होती है वो श्रेणी के मूल्य में जो भी परिवर्तन होता है वो दिशा और प्रभाव से वो प्रतिकृति होती है, जिसे हम पैटर्न के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला महत्व है। भूतकाल की रचना सूचना से श्रेणी के मूल्य में होने वाले परिवर्तन जो दिशा और प्रवाह को प्रतिकृति यानी पैटर्न के नाम से जाना जाता है। ये हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, आ जाओ दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है बड़ा, श्रेणी के मूल्य में कितने अनुपात में परिवर्तन होता है। श्रेणी के मूल्य में कितने अनुपात में परिवर्तन होता है, उस पर से भविष्य में होने वाले परिवर्तन का आंकलन किया जाता है। ये हमारा दूसरा क्या लिखा है, श्रेणी के मूल्य में कितने अनुपात में परिवर्तन होता है, उस पर से भविष्य में होने वाले परिवर्तन का क्या किया जाता है, आंकलन किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, भविष्य में आंकलित मूल्यों के महत्व के निर्णय ले सकते हैं जो औद्योगिक या सरकारी नीति में ज्यादा सरलता रहती है। पॉइंट नंबर 4, 2 या 2 से अधिक उद्योगपति या सरकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई सामयिक श्रेणी की सूचना तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यानी कि हम सामयिक श्रेणी के द्वारा बड़ा किसी भी चीजों को अगर आसानी से समझना हो, चाहे वो उद्योगपति की बात हो चाहे वो सरकारी संस्था के द्वारा कोई भी सूचना प्राप्त की गई हो, वो सामयिक श्रेणी के द्वारा हम उसको तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। मतलब उसके बारे में अच्छे से हम लोग जान सकते हैं।
पहले पॉइंट में बताया था दिशा और प्रवाह के बारे में बताया था, दूसरे पॉइंट में बताया था कितने अनुपात में परिवर्तन होगा, और तीसरे अनुपात में बताया कि औद्योगिक और सरकारी नीति की रचना से सरलता कैसी मिलती है, और चौथे में बताया था कि उद्योगपति और सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो भी सूचना हमें प्राप्त हुई वो सामायिक श्रेणी के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। तो इन्हें 4 बातें बताई है मैडम, आपको याद हो जाएगा ना। चलिए, पहले पॉइंट में क्या बताया, दिशा और प्रवाह के बारे में, ओके। दूसरे पॉइंट में बताया कितने अनुपात में परिवर्तन होगा, और तीसरे पॉइंट में बताया औद्योगिक और सरकारी नीति की रचना की सरलता रहती है, और चौथे पॉइंट में क्या बताया कि उद्योगपति और सरकारी संस्था द्वारा जो भी सूचना हमें प्राप्त हुई है वो सामायिक श्रेणी को किस तरीके से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में बताएगा। तो ये 4 बातें बताई हैं, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो। आई होप, आशा करता हूं आपको बेटा ये टॉपिक भी काफी अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। अगर बेटा आपको इंपॉर्टेंट बुक चाहिए या आईएमपी नोट्स चाहिए बेटा, तो आप लोग बेटा मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो बेटा, और आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिससे आपको बड़ी बड़ी नोटिस वगैरह वहां से मिलता रहेगा बेटा। तो आज हम बेटा यहीं तक के सारे क्वेश्चन करेंगे, यानी आज हमने सिर्फ 31 से 34 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आने वाले लेक्चर में 35 से लेकर के 39 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है बाबू। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।